अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू दिस रिले विद पाइथन ट्रेनिंग। आज हमारा जो है वो फर्स्ट सेशन है। और एक दफ़ा मैं आपको कोर्स आउटलाइन का भी दिखा देता हूँ कि आज हमारा सेशन वन के अंदर इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, उसकी हिस्ट्री, उसकी इंस्टॉलेशंस, पायचाम, प्रोजेक्ट को सेटअप करना, और कैसे जो है वो आप अपना एक एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रोग्राम उसके ऊपर, पायचाम के ऊपर। ठीक है, एक और पाइथन का प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम जो है वो आज के सेशन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये वही कोर्स आउटलाइन है जो कि मैंने जो है पहले सेशन में दिखाई थी। ठीक है, और ये सेकंड सेकंड मंथ के अंदर बेसिकली हम ये कोडिंग चैलेंज को देखेंगे। फिर थर्ड मंथ में बेसिक टू इंटरमीडिएट, एंड फाइनली फिर हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन है। ठीक है, और इसमें मेनली जो है वो हम स्टार्ट करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से, उसकी हिस्ट्री से, पाइथन लैंग्वेज है क्या, क्यों पॉपुलर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो सीखेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं पाइथन की, कि पाइथन कब बनी, कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट की गई, कैसे वो आज इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है, क्या रीज़न है उसकी। तो सबसे पहले पाइथन पे जो काम है वो 1980s में ही स्टार्ट हो गया था। और इस पे जो काम करने वाले जो डेवलपर थे वैसे उनका नाम था गॉडियो वैन रॉसम, जो कि जिनका ताल्लुक नेदरलैंड से था। इन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया था। अब ये एक एक आपको मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि शायद आपको शायद कम पता ना हो। पाइथन जो है वो जावा से पहले बन चुकी थी। पॉपुलर बाद में हुई है, लेकिन बन चुकी थी पहले ही। ठीक है, तो जिन लोगों ने जावा पढ़ी है, कोई मुझे बताएगा कि जावा कब लॉन्च हुई थी? जिन्होंने मुझसे पढ़ी हो या कभी जिन्होंने जावा पढ़ी हो, वो मुझे बता सकते हैं कि जावा कब जो है वो रिलीज हुई थी। चले, कोई मसला नहीं। खैर, एनीवेज हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री पे। ये ध्यान में रखिएगा कि पाइथन जो है वो जावा से पहले बनी थी। और बनाने वाले गॉडियो वैन रॉसम। इन अब ऑब्वियसली आप जब भी कोई दुनिया में कोई चीज़ बनाते हो ना, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशंस होती है, कोई वजह होती है, तभी आप उस पर काम करते हो। ठीक है, तो बेसिकली गॉडियो का जो जो इंस्पिरेशन था, थॉट था, वो थॉट ये था कि वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए जो कि आसान हो। अगर आसान होगी तो सीखने में भी आसानी होगी, और उसके साथ साथ एक वो पावरफुल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अब उसको ये आइडिया, ये ख्याल कैसे आया? वो ख्याल आया था, बेसिकली उसको एक उस टाइम के ज़माने में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ABC के नाम से। ठीक है, और वो लैंग्वेज भी इसी तरीके से बनाई गई थी कि जो कि इजी हो उसको समझना, उसको सीखना, उसको लिखना। ठीक है, तो इसी इंस्पिरेशन को लेते हुए उसने पाइथन बनाई, और पाइथन का जो पहला वर्जन था वो 1991 में लॉन्च हुआ। ठीक है, अब जाहिर बात है कोई भी चीज़ जब इनिशियली लॉन्च होती है तो वो उतनी पावरफुल नहीं होती, या उसमें उतने सारे फीचर्स नहीं होते। ठीक है ना, बेसिक वर्जन लॉन्च होता है, तो ओबियसली जो पहला वर्जन था 1991 में, उसके अंदर बहुत कम फीचर्स थे। बट क्योंकि पाइथन इतनी आसान है, पाइथन के अंदर जो है काम करना, उसको सीखना, तो आस्ता आस्ता डेवलपर्स में इसकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। ठीक है, तो जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया, तो उस पर काम करना शुरू किया। तो आज हर जगह आप जो है वो पाइथन को सुनते हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब जाहिर बात है कि पहला वर्जन 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आज हम 2024 में हम खड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये एक गौर और फिक्र वाली बात है, जो समझने वाली बात है कि हम दुनिया से कितने पीछे हैं। यानी कि पाइथन अगर 2000 में भी कोई इस पे काम कर रहा था, तो उस टाइम पे भी, उस वक्त भी पाइथन जो है वो बहुत पॉपुलर थी, पाइथन पे काम हो रहा था। तो अब 91 से लेकर 2004 इस मोर देन 20 ईयर्स नाउ। ठीक है ना, और दूसरा
अगर पहला वर्जन अगर 1991 में आया था तो पहले वर्जन में जो फीचर्स होंगे और आज के वर्जन में जमीन आसमान का फर्क होगा। जैसे जैसे वर्जन आते जाते हैं चीज़ें इंप्रूव होती हैं, चीज़ें मेच्योर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। तो 91 के वर्जन में और आज के वर्जन में इट इज डेफिनेटली अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। तो सिर्फ वन लाइन में इसको समराइज करता हूँ कि जो है 1980s में इस पे काम स्टार्ट हुआ। इंस्पिरेशन जो है वो एबीसी लैंग्वेज से ली गई, जो कि इजी थी, आसान थी। उसको देखते हुए एक लैंग्वेज बनाई गई 1991 में, उसका नाम पाइथन रखा गया, जो कि उसके इजी होने की वजह से पॉपुलर होना शुरू हुई। ठीक है। और आज जो है वो इतनी पॉपुलर है कि हर जगह उसका यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। अब ऑब्वियसली एक चीज, जब हमने अभी ये चीज हमें समझ में आई कि 1991 के अंदर पहला वर्जन आया था, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन के कुछ माइनर वर्जन्स होते हैं, कुछ मेजर वर्जन्स होते हैं। आप लोग सब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम करते हो, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप छोटे छोटे पैचेस भी डिलीवर करते हो। ठीक है ना। छोटे छोटे वर्जन्स भी रिलीज करते हो। और कभी कभी आप सॉफ्टवेयर को जो है आपने 6 महीने में या 3 महीने में काम किया होता है उसको एज अ रिलीज डिस्पैच करते हो। तो माइनर और मेजर वर्जन्स जो है वो हर जगह एक्सिस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर। तो ऑब्वियसली छोटे मोटे तो फिक्सेस हो रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट्स भी हो रही होंगी, बट इम्पैक्ट ये चीज़ों को हमें तब देखना चाहिए जब कोई मेजर रिलीज आती है। ठीक है ना। तो पाइथन भी बहुत सारी अपनी जो है वो मेजर रिलीजेस के थ्रू गुजरा है। और हर मेजर रिलीज के अंदर उन्होंने नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने नए इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और आप ये सिर्फ पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरली भी बात कर रहा हूँ कि जब भी किसी ऑटोमेशन टूल का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब मेजर वर्जन रिलीज हो तो उसको जरूर देखिएगा कि लोगों ने इवेंचुअली उसको अडॉप्ट करना है। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ सेलेनियम की। पहले सेलेनियम 1.0 था, और उसके बाद 2.0 आया, 3, फिर 3 आया। काफी अरसे तक लोगों ने 3 पे काम किया। तो 3 में बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर था, बहुत डिफरेंट तरीके से काम होता था एज कम्पेयर टू 2। और सिमिलरली जब सेलियम 4 आया मार्केट के अंदर, तो वो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चेंजेस थे न्यू फीचर्स से एज कम्पेयर टू सेलियम 3। तो ऑब्वियसली अगर एक मेजर वर्जन आता है तो उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स और बहुत सारे नए फीचर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं हमेशा। तो ना सिर्फ पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो या किसी भी टूल पे काम कर रहे हो, तो जस्ट कीप एन आई ऑन द मेजर रिलीजेस कि उनकी मेजर रिलीजेस जो हैं वो कब आ रही हैं। और जब आए तो उसमें उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। अब ये पता कैसे चलेगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपने आप को अप टू डेट रख सकते हो इन चीज़ों से। अब पाइथन की जो मेजर वर्जन्स हैं बेसिकली उसमें पाइथन 2.0, ठीक है, जो कि एक बड़ा मेजर वर्जन था जो कि 2000 में लॉन्च हुआ। यानी कि फर्स्ट लॉन्च यानी 1991 के बाद जो दूसरा मेजर वर्जन रिलीज हुआ वो 2000 में हुआ, जो कि आफ्टर 9 इयर्स था। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली उसमें उन्होंने पूरे 9 साल मेहनत की होगी, फीचर्स ऐड किए होंगे, इम्प्रूव किए होंगे। तो डेफिनेटली जो पाइथन का पहला वर्जन था और ये 2.0 था, इसमें बहुत डिफरेंस आया। ठीक है। अब उन न्यू फीचर्स में उन्होंने कॉम्प्रिहेंशंस को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने जनरेटर्स को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने विद स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। अब ऑब्वियसली शायद ये टर्म्स अभी आपको समझ में ना आए, ठीक है, आपके लिए न्यू टर्म्स हो, तो कोई मसला नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की मेजर रिलीज आती है तो उसमें कुछ नया आता ही है। ठीक है। फिर पाइथन का वर्जन आया 3.0। वो आया 2008 में, यानी कि 8 साल के बाद आया। अगेन मेजर वर्जन था तो बहुत सारी चीजें आई होंगी। फिर एक माइनर वर्जन आया 3.1 एक साल के बाद। उसमें उन्होंने कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। एसिंक अवेट सिंटेक्स को उन्होंने इम्प्रूव किया, इंट्रोड्यूस किया। एफ स्ट्रिंग लिटरल्स को इंट्रोड्यूस किया। अगेन शायद ये एफ स्ट्रिंग लिटरल आपको शायद समझ में ना आए, या एसिंक अवेट सिंटेक्स क्या होता है ये आपको अभी समझ में ना आए, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस हुई। फिर देखें कि 2009 के बाद उन्होंने 2016 में, तो अप्रोक्स 7 इयर्स के बाद उन्होंने 3.6 इंट्रोड्यूस किया 2016 में।
और अगेन उसमें भी बहुत सारे न्यू फीचर्स आए, जैसे कि टाइप एनोटेशंस आई, असाइनमेंट एक्सप्रेशंस आई, जो कि पहले के वर्जन्स में नहीं थी। ये मेजर मेजर फीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिर तकरीबन 3 साल के बाद 2019 में 3.8 रिलीज हुआ। उसमें भी नए फीचर्स आए, ठीक है, जैसे वेलरस ऑपरेटर था, स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी फीचर्स आए। अगेन कुछ टर्म्स मुश्किल हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, बट समझाने का मकसद ये है कि जब भी कोई मेजर रिलीज आई, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने डेफिनेटली लेके आए। और ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, और शायद जो मैंने इस पे करंट स्टेबल वर्जन लिखा हुआ है वो 3.10 ना हो। ठीक है, तो वो अभी हम देख लेंगे कौन सा है। अब स्टेबल वर्जन हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेबल वर्जन यूज नहीं करेंगे, आपको ऑटोमेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको प्रोग्रामिंग करते हुए इश्यूज आएंगे। ठीक है, बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं पाइथन के। अभी जब हम जाके देखेंगे तो हमें बहुत सारे वर्जन इसमें नजर आएंगे, और हमें पता चलेगा कि हर वर्जन में उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक से एक पाइथन की हिस्ट्री के ऊपर या उसके मेजर वर्जन्स के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जो है वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चलूँ। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सबको, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब हिस्ट्री तो हमें समझ में आई, कैसे कैसे पाइथन इवॉल्व हुई और आज की डेट में हमारे पास पहुंची है। ठीक है ना। तो इंटरव्यू के अंदर आप जब जाएंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पाइथन है क्या चीज। तो आप कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम जावा एंड अदर लैंग्वेजेस। तो उसमें क्या होता है कि आपकी डेफिनेशन जो है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, अब पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। दो दो इसमें टर्म्स हैं। एक टर्म आपकी जो है बेसिकली, एक ये है जनरल पर्पस, दूसरा आपका हाई लेवल। ये दो टर्म्स अभी हम इसको समझते हैं कि जनरल पर्पस का मकसद क्या है और हाई लेवल का मकसद क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो है पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इट इज नॉट कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। ये भी टर्म समझेंगे, प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये जनरल पर्पस और हाई लेवल के समझते हैं, और फिर हम देखते हैं। तो इंटरव्यू में कोई पूछा जाए कि पाइथन क्या है, तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अ इंटरप्रेटेड टाइप। ठीक है, ये इसकी इन शॉर्ट इसकी जो है वो डेफिनेशन है। अब मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, और मैं इसको जो है हम यहाँ पे सेकंड में इसको रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो पहली चीज हमने जो बात की है कि जनरल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस। तो इंटरव्यूअर अगर होगा, वो आपसे क्या पूछेगा कि भाई ठीक है, आपने डेफिनेशन तो मुझे बताई है कि पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, होती क्या है, जनरल पर्पस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है ना। तो जनरल पर्पस का कॉन्टेक्स्ट ये होता है बेसिकली कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए नहीं बनी। ठीक है, यानी कि इट इज नॉट डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जनरल जनरल पर्पस का मकसद ये है कि ये आप इसको इसमें आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। अब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कि स्पेसिफिक, ऐसी चले आपको एग्जांपल दें कि जहाँ पे हमें ये पता चले कि अच्छा स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट ये होता है, जैसे आप मैं आपकी बात करूँ इसकी आईफोन एप्लीकेशंस की, तो वो ज़्यादातर स्विफ्ट पे बनती है। अब स्विफ्ट इज़ अ लैंग्वेज जिसका पर्पस है आईफोन की एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट।
नाउ वो लैंग्वेज स्पेसिफिक टू जो है वो एप्पल ऐप्स के लिए। ठीक है। अंकल से एक इसी बार तरीके मैं से बात कर। अली म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा। सॉरी तो सर। अब जो है बेसिकली अब हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी जैसे लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट में काम आती हैं, जैसे एंगुलर है, ठीक है, नोड है, ठीक है ना। तो जब पाइथन बनाएगी तो पाइथन को इसी जहन में रख के बनाया गया कि इसको जनरल पर्पस बनाना है। अब जनरल पर्पस में आप आजकल देखेंगे कि आपकी पाइथन जो है वो एआई में भी यूज होती है, आपकी डेटा साइंस में भी यूज होती है, ठीक है ना। डेटा साइंस में भी यूज हो रही होगी आपकी, वेब स्क्रैपिंग में भी यूज होती है, ठीक है। फिर आपकी जो है वो वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है। फिर जेनेरिक ऑटोमेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी यूज होती है, और ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी पाइथन यूज होती है। तो ये स्पेसिफिक किसी एक पर्पस के लिए नहीं बनाएगी, ये कोई एआई के लिए नहीं बनाएगी लैंग्वेज, या डेटा साइंस के लिए नहीं बनाएगी, या वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाएगी, या सिर्फ ऑटोमेशन के लिए नहीं बनाएगी। जनरल पर्पस का मकसद ये होता है कि आप किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसी रीजन की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। ये एआई में भी यूज होती है, ये डेटा साइंस में भी यूज होती है, वेब स्क्रैपिंग में भी यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है, ऑटोमेशन में भी, ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जनरल पर्पस का। अब आते हैं, हम बात कर रहे हैं हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि दुनिया में दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है लो लेवल, दूसरा होता है हाई लेवल, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझने से पहले आप ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स। हम अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे कोड लिखते हैं और उसका हमें आउटपुट मिल जाता है, कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली होता ये है कि आप जो भी कोड लिखते हो, चाहे वो हाई लेवल, अभी मैंने डिफरेंस नहीं बताया कि हाई लेवल और लो लेवल में डिफरेंस क्या है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। बट हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स, सो बेसिकली होता ही है, आपने एक सर्टेन कोड लिखा, ठीक है। वो कोड जो है वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। एक्चुअली आपकी जो मशीन है ना, उसको एक कोड चाहिए, वो मशीन में जाता है, प्रोसेस होता है, और उसका फिर वो मशीन उसको आउटपुट देती है। अब हमारी जो मशीन्स है ना, लैपटॉप हो कुछ भी हो, ये जो मशीन लैंग्वेज है, ये आपकी जो है ना वो इंग्लिश को नहीं समझते, ये समझते हैं बिट्स को, बाइट्स को। यानी कि मैं अगर इन सिंपल वर्ड्स बात करूँ, ये इनको जो डेटा चाहिए वो चाहिए 0 1 0 0 0 1 0, इस फॉर्म में इनको डेटा चाहिए, ठीक है ना। तो ये तभी इसको प्रोसेस करती है और तभी इसको जवाब देती है। अब लो लेवल लैंग्वेजेस हो या हाई लेवल हो, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ बीच में होना चाहिए आपके सिस्टम के और इसके दरमियान, जो कि इसको कन्वर्ट करे इस बिट्स में, यानी कि 0 1 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है। जब आपको रिस्पॉन्स मिले तो, और रिस्पॉन्स भी मशीन आपको 0 1 0 1 की फॉर्म में देगी, ठीक है। जब वो देगी तो आपको कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट हो वो दिखाए, ठीक है ना। तो अब ये काम जो होता है, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेजेस हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने दो चीजें सुनी हो प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब मुझे जो है ना अली बताएंगे कि जो है ना अली इंटरप्रेटर की जावा पढ़ी हुई है, और तो अली मुझे बताओ कि इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर क्या अ, करता है, इंटरप्रेटर। ईशान भाई जो इंटरप्रेटर है ना वो लाइन हम्म। बाय लाइन रीड करता है। ठीक है। और हम्म। जो कंपाइलर है ना वो पूरा जो कोड आपने लिखा है पीस ऑफ कोड वो जब आप रन करते हो उस टाइम पे कंपाइल होता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। अच्छा, जावा में क्या यूज होता है। क्या? इंटरप्रेटर यूज होता है, कंपाइलर यूज होता है। जावा में होता है कंपाइलर यूज होता है। या अल्लाह, या अल्लाह। क्या हो अली गया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो अली, ऐसा नहीं करो।
मैं इमरान अच्छा अगर कॉल पे हैं तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे नहीं करो। जावा में अली, जस्ट टू रिकॉल यू। बल्कि कौन बताएगा, मोहित तुम बताओ मुझे, जावा में क्या यूज होता है? कंपाइलर आवाज होता है। नहीं नहीं, जावा दोनों को यूज करती है। नहीं, जावा जिशान जो, इंटरप्रेटर तो जब हम डिबगर मोड में हो तो फिर इंटरप्रेटर जो है वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं एक्टिव होता है। नहीं, जावा जेवीएम यही। हमेशा, जावा जो है बेसिकली दोनों यूज करती है। जावा कंपाइलर भी यूज करती है, जावा इंटरप्रेटर भी करती है। कैसे करती है वो अब जावा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, लेकिन दोनों यूज करती है। और हमने अभी देखा कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि वो इंटरप्रेटर को यूज करती है। वो अभी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो बेसिकली अभी जो मैं आपको चीज बता रहा था कि लो लेवल लैंग्वेज हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो, जो कोड की कन्वर्जन हो के जो मशीन लैंग्वेज हो जाती है, तो हमें बीच में कुछ चाहिए। तो बीच में क्या चाहिए होता है? या तो कंपाइलर होता है या तो इंटरप्रेटर होता है। ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंपाइलर क्या किया जाता है? अगर मैंने 10 लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वो इसको एक साथ जो है कंपाइल करेगा, यानी कि इसको बिल्ड करेगा। वो लाइन बाय लाइन नहीं देखेगा, पूरा एक साथ देखेगा और जो आउटपुट होगा वो दे देगा, चाहे वो एरर की फॉर्म में हो, चाहे कोई स्पेसिफिक आउटपुट हो। इंटरप्रेटर क्या करता है बेसिकली, अगर ये 10 लाइनें है ना, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। पहले एक लाइन देगा, फिर दूसरी देगा, फिर तीसरी देगा, फिर चौथी देगा, फिर पांचवी देगा। इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन चीजें मशीन को देता है। कंपाइलर पूरे कोड को कंपाइल करता है। 100 लाइनें का जो आउटपुट होगा, 10 लाइनों का जो आउटपुट होगा, या 50 लाइनों का जो आउटपुट होगा, वो एक साथ दे देगा। तो हमें ये समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे कैसे करती है। आप जो भी कोड लिखते हो, ठीक है, वो कंपाइल या इंटरप्रेट होता है और बिट्स की फॉर्म में जाता है, और फिर उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिल जाता है। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, अब हमें ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो थी, जैसे सी या असेंबली हमने देखी थी पहले। असेंबली, कोबॉल, पुरानी लैंग्वेज, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर मुझे कोई छोटा सा काम करना होता था तो हम लिखते थे मूव ए, मूव बी, देन मूव 1 to 1, यानी कि इस तरह का कुछ आपने कॉन्टेक्स्ट देखा होगा प्रोग्रामिंग का। तो ये बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं, यानी कि ये जो मूव की हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपकी मशीन से बात करती हैं। ठीक है ना, कि हम बेसिकली ये एक वैल्यू है, इसको मेमोरी में मूव करो, एक जगह से दूसरी जगह पे, या मेमोरी के अंदर मूव करके उसको स्टोर करो। तो इस तरह ही हम कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग लिखते थे। ठीक है। स्पेशली जो असेंबली लैंग्वेज होती थी, उसके अंदर हम ये करते थे। मैं अगर आपको असेंबली लैंग्वेज का कोड दिखाऊं, तो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ये देखें, देखिए मूव क्यू, दिस दिस दिस, ये इस तरह का कोड लिखा जाता था। अब ना ये मुझे समझ में आ रहा है, ना ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जो इमेज खुली हुई है, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना, जो कि मशीन से बात करती है। अब ये इस तरह की, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, यानी कि प्लेन इंग्लिश में जो लिखी जाती है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, आ, अब ये मैंने लिखा तो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे लोकेशन इज इक्वल्स टू पाकिस्तान, तो क्या ये ऊपर वाला कोड समझ में आ रहा है आपको, या ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली जो मैंने ये तो दूसरी लाइन लिखी है, लोकेशन इक्वल्स टू पाकिस्तान, दैट इज ह्यूमन रीडेबल। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं
जिनका सिंटेक्स ह्यूमन रीडेबल प्लेन इंग्लिश की फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि डेवलपर है उसको आराम से कोड कर सके। तो हमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेजेस और हमें जो है लो लेवल लैंग्वेजेस में जो है वो डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया है। अब आते हैं हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये इंटरप्रेटेड, ठीक है ना। तो हमें जनरल पर्पस भी पता चल गया, हमें हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है ये भी पता चल गया, और हमें अभी ये वाली चीज देखनी है। ठीक है, इसके लिए आपने यहाँ पे आके गूगल में ही हम जो है वो सर्च कर लेते हैं, जावा ऑनलाइन कंपाइलर को ही हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैं पाइथन का जो है वो पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, तो ये मैंने जावा का भी कंपाइलर खोल लिया है और मैंने पाइथन का भी कर लिया। अब ये देखो, जावा की 4 लाइनों का कोड लिखा हुआ है जस्ट टू प्रिंट दिस थिंग। अगर इसको मैं रन करूं तो इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लास बनी है। क्लास के बाद एक स्टैटिक वॉइड मेथड है, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो कि एक फंक्शन है जो कि ये प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे इसलिए कोड सक्सेसफुल आया। जबकि इन कंट्रास्ट जो हम बात कर रहे हैं कि इजी है समझने में और उसको यूटिलाइज करने में, तो इसी चीज को कंपेयर करते हुए देखो, यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट की स्टेटमेंट है। दैट्स डिफरेंस। ठीक है, अब जो हम इंटरप्रेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अब देखो जावा के अंदर मैं लिखना पड़ेगा इंट ए, यानी कि एक नंबर ले रहा हूँ इंटीजर 10, इंट बी इक्वल्स टू 15। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूं इंट सी इक्वल्स टू 25। ठीक है, और मैं इस लाइन को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं इस वेरिएबल को, अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको पास कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको पास कर दूंगा। अभी मैं जो एक चीज़ आपको डिफरेंस समझाने लगा, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो डिफरेंस है, और जो हम कह रहे हैं क्लेम कर रहे हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे कॉपी की, और यहाँ पे मैं अब देखो डी मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, डी की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो जावा क्या करेगी, जावा करेगी कंपाइल, और वो आपको ओवरऑल एरर दे देगी। उसने बता दी कि भाई ये जो आपका वेरिएबल है जो आप प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो, ये है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो जावा ने, कि जावा करती है पहले कंपाइल, उसने पूरे कोड को कंपाइल किया होगा, उसको उसको अगर उसको आखिरी लाइन में भी एरर मिलेगा तो वो एरर फेंक देगा ओवरऑल आउटपुट में। पाइथन ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ पे इसको जो है पाइथन को वेरिएबल बना रहा हूँ, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 15, सी इक्वल्स टू 25। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब मैं अगेन वही वेरिएबल्स प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल प्रिंट करा दिया ए। उसके बाद मैं चाहता हूँ अच्छा ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसके बाद ये प्रिंट हो, उसके बाद जो है वो बी प्रिंट हो, और उसके बाद जो है वो हमारे पास सी प्रिंट हो, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि डी प्रिंट हो, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कंपाइलर कैसे चलता है, कंपाइलर चलता है लाइन बाय लाइन। ये लाइन देखेगा, सही है, ठीक है, कि वो लाइन बाय लाइन किसको देता है, मशीन को देता है, इंटरप्रेटर। तो जैसे जैसे लाइन बाय लाइन देता जाएगा तो इसको चलना चाहिए।
और एरर किस जगह पे आएगा वो भी हम देख लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 प्रिंट हुआ, ठीक है। ट्राई प्रोग्राम इज डॉट प्रो, ये वाली लाइन भी चली। ये बी भी प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यू 15 है। सी भी चला जिसकी वैल्यू 25 है। एरर आया उसके बाद, और बता भी रहा है कि लाइन 14 पे एरर है। तो प्रैक्टिकली ये बात समझ में हमें आई कि कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। और पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है, टॉप टू बॉटम चलती है। तो एक तो हमें ये चीज स्टेब्लिश कर ली कि जो चीजें चलती हैं वो टॉप टू बॉटम चलती हैं, कोड की एग्जीक्यूशन, ठीक है। दूसरा, पाइथन चलती है लाइन बाय लाइन, कंपाइल्ड नहीं होती, इंटरप्रेटेड होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, जो तीन कॉन्सेप्ट हैं कि पाइथन एक जनरल पर्पस, पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए। किसी को कोई क्वेश्चन है इस चीज में तो वो मुझसे पूछे। हाँ मतलब जीशान भाई वापस जावा वाला रनिंग दिखाइएगा, इसमें कंपाइल हुआ है। जावा में जो है अच्छा वो इसने रिजल्ट ही। नहीं आएगा ना जावा पे। देखो जावा क्या करती है, पहले करती है कंपाइल। जावा में दोनों यूज होते हैं, जहाँ में कंपाइलेशन होती है पहले, फिर बाद में वो जो है ना उसको इंटरप्रेट करता है। तो जावा में क्या करेगा, कंपाइलेशन क्या करती है, पूरा कोड उठाएगा, जो भी उसको आउटपुट मिलेगा दे देगा। बेशक वो मेरी आखिरी लाइन में कोई एरर क्यों ना हो, क्योंकि वो कंपाइलेशन में तो पूरे कोड का आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो मेरी यहाँ पे देखो आखिरी लाइन में इशू है, तो उसने क्या किया, उसने मुझे कोई आउटपुट नहीं दिया और उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया, हम्म, क्योंकि यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो, ऊपर इनके उसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है। कहने को तो उन्होंने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर लिखा है, लेकिन कंपाइलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरप्रेटर लिखा हुआ है। इंटरप्रेटर। देखो ना आप, मैं इसको अगर दोबारा सर्च करूँ सही। जी। ऑनलाइन, तो अच्छा इसने तो रिजल्ट भी डिस्प्ले कर दिया, जहाँ पे एरर था ये उसको देख, जो आइसोलेट कर ये दिया देख, कि ये एरर वाली जगह है। ये देखें इंटरप्रेटर ने ब्रैकेट में लिखा हुआ पाइथन के जी। लिए, जावा के लिए नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो कंपाइल क्या कहता है, पूरा का पूरा कोड उठाता है और पूरे कोड का जो आउटपुट होता है दे देता है। अब अगर उसमें एरर होगा, किसी भी लाइन पे होगा, बेशक आखिरी लाइन में क्यों ना हो, वो आपको एरर दे देगा, हम्म। ठीक है ना। अगर हम दिस इज द इसको डी डिफरेंस। डी को अगर हम डी को हम ए से पहले या ए के बाद प्रिंट कराएं तो किस में, उसका मैं जावा की बात कर रही हूँ या मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहीं पाइथन पे की। क्योंकि एरर उसने अच्छा, आखिर में बिल्कुल दिया ना सारे प्रिंट करने के बाद। अगर हम डी को मिडिल में करते हैं तो एरर जो है वो हाँ 10 के बाद आ जाएगा, मैं आपको अगर ए बताता की हूँ। बात करते हैं। इंटरप्रेटेड जो है, मैंने भी समझाया कि लाइन बाय लाइन चलती है, हाँ। ठीक है। मैं इसको जी। और टॉप टू बॉटम चलती है एग्जीक्यूशन, ठीक है। आप अब सही। मुझे कहाँ करें, मैं कहाँ रखूँ मुझे बताओ। ए के बाद प्रिंट ए के बाद। ठीक है, हाँ। तो अब आइडियली क्या टेन होना के चाहिए। बाद 10 के बाद अब एरर आ जाए, उसके बाद फिर बाकी सब प्रिंट हो जाए, ऐसे ही होगा। ऐसे ही नहीं होगा। नहीं अच्छा नहीं 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 सही। नहीं 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 नहीं। अच्छा ओके ओके। जहां पे इसको एरर मिला उसके बाद एरर, ओके 10 उसने सही। प्रिंट किया, उसने फिर एरर दे दिया। उसके फिर बाद ओके तक उसके बाकी कोड बाद ही कोड रिव्यू नहीं एग्जीक्यूट नहीं किया ना, करेंगे। नहीं चलेगा ना, एग्जिट कर गया ना। एरर एग्जिट कर गया, कोड से एग्जिट कर जाता है इंटरप्रेटर। जब एरर आता है उसको जो है, तो ये भी एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, अच्छा सवाल था आपका, कि जब अगर कोड इंटरप्रेट होता है और आपके कोड के अंदर 15 लाइन्स है और 10वीं लाइन पे जाके अगर कोड जो है उसको एरर मिलता है तो क्या होगा, क्या आगे वाली लाइन चलेंगी, नहीं चलेंगी। अगर वो सही लिखेंगे तो नहीं चलेगी, कोड जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, एग्जिट कर जाता है वहां से। लेकिन उससे पहले जितना भी कोड होगा वो चलेगा, चल हाँ, जो सही होगा चलेगा ठीक है। ठीक है। अच्छा तो जिशान ये, भाई, जी अली। एक सवाल मेरा है टेक्निकली कि हम्म बेशक कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, लेट्स टॉक अबाउट द पाइथन कि ये इंटरप्रेटर है और लाइन बाय लाइन चलती है। हम्म। मतलब ऐसा क्या, ऐसा नहीं होता, ये क्वेश्चन ये है कि ऐसा नहीं होता कि इन दी एंड बेशक लाइन बाय लाइन चले लेकिन इन दी एंड रिजल्ट शो करने के लिए एक प्रॉपर कोड कंपाइल भी होना चाहिए और फिर रिजल्ट शो हो। जरूरी नहीं है ना, देखो मतलब इंटरप्रेटर तो काम कर लेता है। इंटरप्रेटर को अगर एरर नहीं मिलेगा तो हम्म। इवेंचुअली उसने आउटपुट तो दे ही देना ना पूरा। देखो अगर फॉर एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा सवाल ही है, अगर मैं यहाँ से इस डी वाले को हटा दूं,
अब ये कोड पूरा ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, हम्म। अब मैं रन करूंगा तो ये चल जाएगा पूरा, हम्म। आउटपुट में सब मिल जाएगा पूरा का पूरा, उसमें भी मिलता है आउटपुट, इसमें भी मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, कंपाइल पूरा, ये कंपाइल क्या कर रहा है, वो ये पूरी लाइन ऑफ कोड उठाता है, ठीक है, एक साथ इसको देखता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर कोई एरर होगा तो एरर थ्रो कर देगा, चाहे वो किसी भी लाइन पे हो, चाहे वो किसी भी लाइन पे वो एरर थ्रो कर देगा। तो उसको मतलब ठीक रिजल्ट किसी का भी डिस्प्ले नहीं करेगा जो भी है, एक नहीं अगर करेगा, ठीक भी हो तो। नहीं करेगा। अब अब जाहिर बात है, अब डिफरेंस ये समझ में आ गया आपको कि अच्छा कम जीशान भाई सॉरी, जावा का। इसमें जी जी। जी समझ आ गया है। लेकिन जावा हम्म, में हमारी ये बात हुई थी कि जावा इज अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एट द सेम टाइम। कंपाइल बिल्कुल करेगा फिर इंटरप्रेट करेगा, ऐसे ही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब इसने कंपाइलेशन में एरर दे दिया तो इंटरप्रिटेशन की नौबत ही जाएगा नहीं नहीं, आई। नौबत मतलब ही नहीं है। उसके नो ठीक है, मतलब उसने एरर फेंक दिया, दैट मीन्स कि अब पहले उसको हम रिजॉल्व करें और उसके बाद हम्म, वो फिर इंटरप्रेट करके रिजल्ट डिस्प्ले करना शुरू करेगा। ऐसा ही है। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया है, जो 3 पॉइंट्स थे बेसिकली, जो हम बात कर रहे हैं कि जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटेड है, ठीक है ना, तो ये हमें चीज समझ में आ गई, ये 3 पॉइंट्स, जी। ठीक है ना। अच्छा जीशान और भाई हमें सॉरी, एक पॉइंट वहाँ और बन रहा है पाइथन के केस में ना। जी जी बताएं। आ, वहाँ पे आपने, जब हमने वेब पे भी आप गए थे वहाँ पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर लिखा हुआ आ रहा था। हम्म, कंपाइलर इंटरप्रेटर, अच्छा अभी जो हमारी, हमने जो इसको देखा है वो हमने देखा कि वो जी, इंटरप्रेट करने में ही उसको जहाँ पे एरर मिलता है वो वहाँ पे रोक देता है। तो हमारी डिबगिंग और आसान हो रही है कि इस लाइन को पहले ठीक हम्म, किया उसके बाद अगर नेक्स्ट आ रहा है तो डिबगिंग और इजी हो रही है। तो अब जब ये इसका प्रोसेस जैसे जावा में था पहले कंपाइलेशन और फिर इंटरप्रिटेशन, अब हम्म, इसके प्रोसेस में पहले इंटरप्रिटेशन देन कंपाइलेशन है। नहीं, पाइथन कंपाइल्ड होती नहीं है। होती ही नहीं है, तो इसका नाम जो नहीं, लिखा हुआ है कंपाइलर इंटरप्रेटर। लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने बेसिकली, पाइथन जो है वो रन टाइम पे इंटरप्रेट होती है। देखो, देखो मैं तो एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाओ ना, ये मैं स्लाइड्स पे दिखाता हूँ, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है। देख, वो कहते हैं कि दैट इज नॉट कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इंटरप्रेटर का मतलब है, तो इन सिंपल वर्ड्स में ये समझा रहा हूँ कि अगर पाइथन कंपाइल्ड होगी भी ना तो वो बाद में होगी, पहले नहीं होगी। वैसे पाइथन का कोड कंपाइल होता नहीं है, वो रन टाइम पे इंटरप्रेट होता है, जो हमने लाइन बाय लाइन देख लिया उसमें, ठीक। ठीक है। तो आपने देखा कि इंटरप्रिटेशन की वजह से और उसकी सिंपल सेंटेंस की वजह से कितनी आसान है पाइथन एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मैंने भी आपको जावा के साथ एक कंपैरिजन करके दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में लिखी भी नहीं है, वो ये है कि पाइथन जो है वो डायनामिकली कपल्ड लैंग्वेज है, डायनामिकली कपल्ड। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, डायनामिकली कपल्ड, ये या इन सिंपल वर्ड्स लोग कहते हैं कि पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है और इसका फायदा क्या है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो जावा में अगर मुझे जावा को बताना पड़ता है कि मुझे नंबर चाहिए, तो मैं लिखना पड़ता है कि भाई इंटीजर मतलब नंबर, ठीक है। डाटा टाइप। पाइथन डेटा टाइप यानी कि इसको हम कहते हैं, पाइथन को मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने किसी के अगेंस्ट नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे सी लिखूं, तो यहाँ पे मैं जीशान लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे जीशान प्रिंट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि जीशान जो है वो एक कैरेक्टर यानी कि एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग। है, ठीक है ना। तो डायनामिकली कपल्ड का मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली ये बताना ना पड़े कि ये नंबर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, वो लैंग्वेजेस डायनामिकली कपल्ड होती हैं, यानी कि वो इतनी स्मार्ट होती हैं कि आप वो खुद ही डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये क्या चीज़ है।
जबकि जावा नहीं करेगी, जावा में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। मैं यहाँ पे जावा से इन हटा दूं, ठीक है ना, और इसको रन करूँ, एरर आ जाएगा। देखिए, एरर आ गया। और उसने एरर पे ये एक क्या बता रहा है कि एक स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा भाई ये क्या चीज है। ठीक है। तो डायनामिकली कपल्ड वो लैंग्वेज होती है जिसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ये नंबर है या ये स्ट्रिंग है, ये जो बड़ा लिखा है मैंने। जबकि जावा में मुझे ये बताना पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस मैं आपको जावा के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्यों पाइथन की एडॉप्शन ऑटोमेशन टेस्टिंग में ज्यादा हो गई है अब। सिंपल है, इंटरप्रेटेड है, डायनामिकली कपल्ड है, कोड लिखना आसान है। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली रीजंस, यही रीजंस है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो रही है। तो वही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन जो है उसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। प्रिंट करने के लिए सिंपल लिखा, प्रिंट, और जो प्रिंट कराना करा दिया। ठीक है। और एट द सेम टाइम पावरफुल भी है, क्योंकि अब इसकी दुनिया में बहुत ही डिफरेंट जगहों पे इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। जैसे मैंने बताया, एआई में, डेटा साइंस में, ऑटोमेशन में, हर जगह होती है। ठीक है। फिर क्यों पाइथन? पाइथन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप पाइथन कोड, अगर मैं इसे विंडोज यूज कर रहा हूँ, मैं अपना कोड लिखूं और मैं आपको दूँ, आपके पास लिनक्स है या आपके पास मैक है, तो पाइथन कोड चल जाएगा। यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है पाइथन, जिसको हम पोर्टेबल कहते हैं कि कहीं पे भी उठाओ, कहीं पे भी चला दो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री में, ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो तो फ्री में भी है, पोर्टेबल भी है, पावरफुल भी है, आसान भी है, डायनामिकली कपल्ड भी है, हाई लेवल है, जनरल पर्पस भी है, सब कुछ है। तो लोग क्यों नहीं यूज करेंगे इसको एज कम्पेयर टू जावा? तो मैंने भी आपको दो कोड दिखाए, जावा और उसके कंपाइलर के जो दिखाया मैंने भी आपको। तो तो आप दोनों कोड देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कोड आसान है, कौन सा कोड मुश्किल है, किस कोड में हमें प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी लिखते वक्त, किस में कम आएंगी। ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। और इन्हीं वजह से जो है वो पाइथन की एग्जीक्यूशन जी जी, फास्ट भी होगी, आई गेस। ऐसा ही है, पाइथन की एग्जीक्यूशन फास्ट है एज कंपेयर टू जावा। जावा। अगर वो पॉपुलर, अभी मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट जो सिलियम की जो अपडेट आई थी, उन्होंने खुद बताया है कि सिलियम इस वक्त सबसे ज्यादा पाइथन के साथ यूज हो रहा है। उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये चीज बताई थी। और ऐसे ही है, पाइथन जो है आगे जाके आप देखिएगा कि लोग पाइथन यूज करेंगे, बिकॉज जिस तरह से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी गई है, जिस तरह से वो जो है स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसकी अडॉप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। और ऐसा ही है। ये किंग के नाम से किसने ज्वाइन किया है? करनी आप अपने आप को रीनेम कर लें, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो मुझे अली, तुम ये तीनों जो तीन चार पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं पाइथन के अराउंड, जिसमें मैंने जनरल पर्पस के बारे में बताया, मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया, मैंने डायनामिक कपल चीज़ों को बताया है। ठीक है। उसके बाद मैंने इंटरप्रेटेड का कॉन्सेप्ट बताया। ये सारी चीज़ें जो है, इसको ज़रा सम अप करो, समराइज करो लोगों के लिए कि क्या समझ में आया तुम्हें। मैं करूँ? हाँ हाँ, तुमने जो अभी बताया ना, मैंने जावा का जवाब दिया है, उसके बाद अब देखिए, तुम पूरे आधा पूरी ठीक ट्रेनिंग था। में आधे आधा के ठीक। पॉइंट्स नहीं मिलते, आधे के पॉइंट्स नहीं मिलते। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब ये है, जैसे जानवी ने बताया, कि ये स्पेसिफिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं है। ठीक है। ये जैसे एग्जांपल दी, ये एआई के लिए भी यूज होती है, मशीन लर्निंग के लिए भी यूज होती है, डाटा के लिए भी यूज होती है। इसका मतलब ये कि ये जनरली, और ऑटोमेशन के लिए भी। और ऑटोमेशन का ये है कि अभी जो है काफी एडवांस और हाईली
जो है वो अडॉप्टेड लैंग्वेज बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी है। तो ये जनरल पर्पस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल और लो लैंग्वेज में फ़र्क ये होता है, लो लेवल लैंग्वेज को हम जो है वो मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज वो जो कि हमारी जो मशीन उनको समझ आती है, उनको जो है वो 0 1 बिट्स वाली लैंग्वेज समझ में आती है, वो उनको इंग्लिश वगैरह समझ में नहीं आती है। सो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो वाली लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हो, जिनको ह्यूमन जो आराम से पढ़ सके। जैसे अभी एग्जांपल दी थी, लोकेशन इज इक्वल टू अंडर डबल कोट्स पाकिस्तान। तो वो एक ह्यूमन जो है ना वो रीडेबल है, लेकिन वो मशीन को समझ नहीं आती। जो हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर है वो इस चीज़ को डिकोड करता है फॉर मशीन। तीसरी चीज़ ये कि पाइथन जो है वो उसमें इंटरप्रेटर यूज होता है, वो कंपाइलर यूज नहीं होता। इंटरप्रेटर क्या करता है कि जो भी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है पाइथन में, वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा और रिजल्ट शो कर देगा। इसमें एक एग्जांपल ये भी दी गई, 2 3 4 लाइंस का कोड, कि अगर सबसे एंड पे लिखा गया है एक लाइन ऑफ कोड जिसमें समहाउ एक एरर है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब चलता जाएगा और लाइन बाय लाइन रीड करता जाएगा। वेयर एवर द इंटरप्रेटर फाइंड्स द एरर, तो वो वहीं पे एरर को आपके रिजल्ट में शो भी कर देगा। द सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर वो एरर वाली लाइन आप उठा के कोड के ऊपर कहीं रख दें, सेकंड या थर्ड लाइन पे, तो इंटरप्रेटर अगेन लाइन बाय लाइन रीड करेगा और दूसरी या तीसरी लाइन पे उसको एरर मिल जाएगा, तो उसके बाद वाला कोड वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चल रहा है और जहां पे एरर मिल गया वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। अ, और चौथा पॉइंट था डायनामिकली कपल्ड। इसका मतलब ये है, as in the comparison of Java, we need to define the data type of any variable। कि अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, कोई नंबर है, स्ट्रिंग है, हमें एक्सप्लिसिटली वहां पे डिफाइन करना पड़ता है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। बट अगर एक लैंग्वेज लाइक पाइथन डायनामिकली कपल्ड है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप मेंशन करने के लिए, बिकॉज पाइथन इज दैट मच स्मार्ट कि वो उसको पता है कि जो अगर नंबर दे रहे हैं a = 10, तो वो लैंग्वेज स्मार्टली आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये इंटीजर है, नंबर है, अगर स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग है। ये इसका मतलब है कि ये डायनामिकली कपल्ड लैंग्वेज है। ठीक हो, आई गेस यही 4 पॉइंट्स थे। ठीक है अली, थैंक यू सो मच। आई गेस सबको नंबर ये क्लियर नंबर होगा। पूरे। ठीक है, नंबर पूरे आज के। ठीक है, थैंक यू। आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अब इंटरव्यू में पूछे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपको याद हो जाए चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पाइथन की इंस्टॉलेशन पे इसको। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपने लिखना है CMD, जिसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे लिखना है पाइथन। तो ये देखो, जैसे मैंने पाइथन लिखा तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे लेके चला गया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ से भी गेट करूँगा तो ये यहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल नहीं है इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ से गेट कर लो, लेकिन यहाँ से करने का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपको लेटेस्ट वर्जन दे देगा या स्पेसिफिक वर्जन दे देगा, जरूरी नहीं कि वो स्टेबल वर्जन हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है और हमें लिखना है पाइथन, पाइथन डाउनलोड। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, python.org। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाउनलोड पाइथन पे क्लिक कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। मैं इस वक्त विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मुझे विंडोज़ की चीज़ें वो दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आप पाइथन किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देख रहे हो। इन केस अगर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता कि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, तो आप स्पेसिफिक उस पर क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पाइथन का डॉकर इमेज चाहिए तो डॉकर इमेजेस जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रिलीज, पाइथन रिलीजेस बाय वर्जन नंबर।
तो अभी 6 जून को 3.12.4 रिलीज हुई है। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। 3.12.3 मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, जो भी मुझे स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होगा। देखो मेरे पास सारे के सारे यहाँ पे वर्जन्स आ रहे हैं। देखो कितने सारे वर्जन्स हैं। और दूसरा, मैंने कहा कि हमें जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कुछ चेंज किया। तो ऑब्वियसली एक रिलीज नोट्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं इस रिलीज नोट्स पे क्लिक करूंगा तो ये इसकी चेंज लॉग ओपन हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज की है इसके अंदर। ये तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हुई है। कोर के अंदर उन्होंने क्या चीज़ चेंज की है। ठीक है, फिक्स एग्जीक्यूशन ऑफ नोटेशन स्कोप। अब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि अभी तो आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना, जो उसकी लाइब्रेरीज है उसके अंदर क्या चेंजेस हुई हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी इन्होंने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है बेसिकली, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो है वो उनकी जो ऑफिशियल पाइथन की जो रेपोजिटरी है जहाँ पे वो अपना कोड रखते हैं, ठीक है ना, ये इसका लिंक है। तो ऑब्वियसली ये इनके जो इश्यूज हैं यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कितने ओपन हैं कितने क्लोज हैं। और तो यहाँ से भी आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अपकमिंग चीज़ों में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, मैं इसका बैक करता हूँ, वापस चलते हैं यहाँ पे। और तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, जैसे मैं विंडोज़ पे जाता हूँ। ठीक है, विंडोज़ पे क्लिक किया, लिनक्स पे क्लिक किया, मैक पे क्लिक किया, अदर पे क्लिक किया, तो अब ये देखो पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज़। ठीक है, और ये देखो कि यहाँ पे स्टेबल रिलीजेस कौन सी हैं। ठीक है, नोट दैट पाइथन 12 3.12.4 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। यानी कि विंडोज 7 पे यूज नहीं होगी। और स्टेबल रिलीज में बता रहा है कि 3.12.4 जो है, जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज है, ये स्टेबल है। ठीक है, तो हमेशा हमें स्टेबल रिलीज की तरफ जाना चाहिए। तो आपके जो भी प्लेटफॉर्म हो, लिनक्स है तो लिनक्स के हिसाब से, अगर मैक है तो मैक के हिसाब से देख लें। जो भी आपको जिस समय डाउनलोड करना हो तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डाउनलोड से पहले ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखो ये डॉक्यूमेंटेशन इस स्पेसिफिक वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ट्यूटोरियल्स पे चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन के उन्होंने प्रॉपर हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर, यानी 3.12 और 14 के अंदर। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है इस दैट इज रियली गुड। ठीक है ना, आप इसको यूज करना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा कि इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि मैं विंडोज पे हूँ। तो ये छोटा सा ही वो है सेटअप। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। और रन करते वक्त आपने ये मेक श्योर करना है कि आप इस ऐड पाइथन एक्सी टू द पाथ, यानी कि ये जरूरी इसलिए होता है ताकि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर पाथ का या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। यानी उनका मकसद ये होता है कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उसको पता चल जाए कि हाँ पाइथन इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई यूजर एडमिन, ऐसा होता है ना कि हमारे पास विंडोज पे एक हमारे एडमिन होता है, दूसरे सिंपल यूजर होते हैं। सिंपल यूजर के पास डाउनलोड करने के या इंस्टॉलेशन करने के एक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस अगर वो उस पर अगर आपको डाउट है तो उसको भी आप चेक कर दीजिएगा। अदरवाइज इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके सिस्टम पे अपने लैपटॉप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है, दिस दिस चेक इज मैंडेटरी। इसको जरूर रखिएगा वरना बाद में आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं मैन्युअली। सिंपली यहाँ पे आपने आना है इंस्टॉल नाउ पे। मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका 32 बिट है तो आपने 32 बिट वाला वर्जन ही डाउनलोड करना है, उसी को जो है वो इंस्टॉल करना है। अदरवाइज आपके पास जो है वो इश्यूज आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पाइथन बहुत जल्दी जो है वो स्टार्ट होती है, और बहुत जल्दी वो इंस्टॉल भी हो जाएगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर मैं जावा की बात करूँ तो जो जिन लोगों ने जावा के सेशंस लिए तो उनको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये प्रोग्रेस कंप्लीट होगी तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप आएगा, उसमें फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वो हम समझेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है। ठीक है, और फिर हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके चेक करेंगे
कि क्या अब ये मेरे इंस्टॉल होने के बाद क्या मेरा सिस्टम पाइथन को पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा। ठीक है ना। तो उसको वेरीफाई करने का तरीका यही होता है कि आप जाके वहाँ पे जो है पाइथन कीवर्ड लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखें, कह रहे हैं कि न्यू टू पाइथन, कह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के पास चले जाओ। तो अगेन ये वही डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। ठीक है। तो बाकी तो ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे, और इसको जो है ना आपने क्लोज कर देना है। ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनल मेरा पहले खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं यहाँ पे जाके मैं करूँगा CMD। ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे पाइथन। जैसे मैंने पाइथन लिखा तो उसने बता दिया कि भाई पाइथन 3.12.4 है, और ये एरर का मतलब है कि इसने पाइथन रन कर दिया मेरे सिस्टम पे। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मैं यहाँ पर जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं पाइथन डैश डैश वर्जन। ठीक है। तो अगर वर्जन प्रिंट हो जाता है, दिस मीन्स दैट पाइथन इज इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली। ठीक हो गया। अच्छा, अब पाइथन इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन है। जो लोग जावा पढ़ के आए थे, तो इमरान ने आपको शुरू के सेशंस में बताया था अली, कि जब वो कमांड लाइन से चला रहे थे तो उन्होंने पहले आपको फाइल कंपाइल करके बताई थी, फिर इसको रन किया था, याद है? हाँ जी। मैं भूल गया। तो यहाँ पे नहीं देखो जो पता है, इंटरप्रेट। जावा, वो जावा ठीक है सी के अभी। साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे पाइथन जो है ना स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 2+2 4 आ जाएगा, 5/10। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट। ठीक है ना। तो और मैं कहता हूँ कि वेलकम टू पाइथन। तो देखो मैं यहाँ पे भी कोड लिख सकता हूँ, ये प्रिंट हो गया। ठीक है। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना सकता हूँ, अभी मैंने वेरिएबल समझाया नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आइडिया तो समझ जाएंगे। ठीक है। A = 10। ठीक है। प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट, ये डबल कोट्स में नहीं आएगा। तो देखो उसने 10 प्रिंट कर दिया, तो मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ना मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें कोई एरर है या मैं कोई गलत चीज़ लिख रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक है। तो बेसिकली आजकल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है दुनिया के अंदर, तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कि जिसपे आप एक तरीके से डेवलपमेंट कर सकें, तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं इंडस्ट्री के अंदर वो होती हैं IDE। ठीक है। उनको हम कहते हैं यहाँ पे IDE। तो IDE जो होती है बेसिकली होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये आईडीज का क्या काम होता है, ये आपको वो सारी फैसिलिटीज देते हैं। अगर आप कोड गलत देखते हैं तो आपको बताएगा आपने कोड गलत लिखा है, आपको कोड कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, कोड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है। कोड तो मैं नोटपैड पे भी यहाँ पे भी लिख सकता हूँ पाइथन का। ठीक है ना। बट मुझे वो सारे के सारे ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अब जो पाइथन है बेसिकली, पाइथन के साथ जो आईडीज तो बहुत सारी हैं, जैसे इक्लिप्स आपने सुनी होगी, इंटेलिजेंस सुना होगा, VS कोड सुना होगा। ठीक है। लेकिन पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में पाईचार्म जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली जो है वो पाइथन डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है, हमें करना है पाई पाईचार्म। तो ये पाइथन बेसिकली जो आईडी है, ये जेट ब्रीज वालों ने इसको बनाया है। ठीक है। देखो पाइथन इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फीचर्स है, डीबग करना, कोड को एनालाइज करना, कोड की ऑटो कंप्लीशन, कोड को कमेंट करना, कोड को ऑर्गेनाइज करना, जो कि आप नोटपैड पे नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ठीक है।
तो यहाँ पे आपने आना है मेन वेबसाइट पे JetBrains की, और यहाँ पे आप देखोगे दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, फुल फ्लैश प्रोफेशनल और फ्री कम्युनिटी। जो फुल फ्लैश है बेसिकली वो पेड है, और जो हमने ऑटोमेशन करनी है उसमें हमारा काम जो है वो फ्री कम्युनिटी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये इस पेज पे आ जाएगा। तो आपने इस वाले लिंक पे से डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये आपका वो प्रोफेशनल जो है वो डाउनलोड करेगा, और यहाँ पे आपको 30 डेज की ट्रायल दे देगा। हमें ये नहीं चाहिए। और ये विंडोज़ के लिए है, अगर मैक के लिए चाहिए तो मैक, लिनक्स के लिए चाहिए तो लिनक्स के लिए। ठीक है, हम विंडोज़ पे हैं, तो आपने स्क्रॉल करना है नीचे, और ये जो पाइचाम कम्युनिटी एडिशन है इसको आपने करना है डाउनलोड, द आईडी फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट। ठीक है, और ये फ्री है, बिल्ड ऑन ओपन सोर्स है, और इसको हम करेंगे डाउनलोड। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो, बट ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स अराउंड 500 MB, so it might take some time। तो मीनवाइल कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, तो वो हम कर सकते हैं। अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा। जी तला। अच्छा जिशान भाई, मैंने आपके साथ साथ फॉलो किया है और इसको मैंने हम्म। इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम्म। भी ये जो है ना उस पर लेके जा रहा है स्टोर पे। जब मैं वापस पाइथन लिखता हूँ तो उसमें क्या पाथ भी, एग्जैक्ट पाथ भी देना पड़ेगा? क्योंकि मैं नहीं, कमांड आप प्रॉम्प्ट। आप कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करें और फिर ओपन करें। अच्छा अच्छा सही। और दूसरा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ ना क्या करें, चीजें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फोकस जी होकर पहले ठीक। चीजें समझ जाएं, फिर बाद में पूरा हफ्ता होगा आपके पास, आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग देख के इसकी सॉल्यूशन वगैरह देख लीजिएगा। साथ साथ करेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। या अभी तो ये बहुत बेसिक है, जैसे थोड़े से एडवांस टॉपिक में जाऊंगा फिर आप साथ साथ नहीं मालूम। कर पाएंगे। जी ठीक। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कम्युनिटी एडिशन। इसको हम करेंगे, रन कर लें। ठीक है, इसको रन करेंगे, और यहाँ पे इसका जो इंस्टॉलर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसा दिखेगा कुछ, वेलकम टू पाइथन कम्युनिटी एडिशन सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और स्पेस रिक्वायर्ड है 1.7 GB मिनिमम आपको चाहिए आपके सिस्टम पे इतनी। तो ऑन द सेफ साइड आपके पास जो है वो 2 GB होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? द रीजन इज दैट कि जब हम कोड करते हैं तो और भी फाइल्स वगैरह होती हैं, तो हम थोड़ी स्पेस हो तो हमारे पास बेहतर है। डिफॉल्ट पाथ पे इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप इसको किसी भी पाथ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आप इसका डेस्कटॉप बना सकते हैं। आप जो है वो अपडेट पाथ वेरिएबल, जो कि हमें नहीं करना, हमें हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे इसका वो बना सकते हैं, बट .py की एसोसिएशन जरूरी है। ठीक है, देन इंस्टॉल करना है, और सिंपली ये जो है हमारे पास पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जी तरह कोई दोबारा क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, आपने कोई हैंड क्वेश्चन नहीं जी। थैंक यू। हैंड हैंड डाउन कर प्लीज। ओके। तो ये अभी जो है वो फाइल्स डाउनलोड करने का मतलब इंस्टॉल कर रहा है, और इसको इंस्टॉल कर देगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको जो है ओपन करके देखते हैं कि ये आईडी ही कैसी होती है, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अगेन इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि आप पाइथन पे काम करो, आप किसी भी आईडी पे काम कर सकते हो जो कि पाइथन की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद पाइथन, सो इट्स अप टू यू। सो आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लोग VS कोड भी यूज करते हैं, तो इट्स अप टू यू।
ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट उसका रूल नहीं है कि आपने यही लाजमी तौर पे यही यूज करना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो गई है मेरे पास, और बस ये एंड पे है। तो मैं इसको कर देता हूँ रन पाइचाम, और फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो ये भी मेरे पास पाइचाम जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखें, अब मेरे पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब के वो बना रहा होता हूँ, तो मेरी कुछ चीज़ें वहीं से भी आ रही होती हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इनिशियली आएगा। ठीक है, तो उसमें अगर आपको कोई इशू हो, कुछ समझ में नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो बेसिकली ये आपका प्रोजेक्ट का एरिया होता है सारा का सारा, जहाँ पे प्रोजेक्ट की फाइल्स वगैरह सारी की सारी पड़ी होती हैं। यहाँ पे वो फाइल्स ओपन होती है, इसको हम एडिटर कहते हैं। इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तो ये सारा स्ट्रक्चर बताता है कोड का कि कोड का स्ट्रक्चर क्या है। फिर यहाँ पे हमारे पास कोड को कमिट करना, कोड को डीबग फॉर्म में चलाना, कोड को रन करना, ये सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर पाइथन कंसोल है, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने अलाउ कर देना, तो ये वही चीज़ जो हमने अभी कमांड प्रॉम्प्ट से सीखी थी, अब आपको यहाँ से दिखना शुरू हो गई, कंसोल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बस टर्मिनल है, जिसको हम मोस्टली हम यूज़ करेंगे कोड को चलाने के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से वर्जन कंट्रोल, यानी कोड को कमिट करना, कोड का पुल लेना, पुश लेना। जो जब हम रिपोजिटरीज पे काम करेंगे तो फिर आपको इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमारी सर्विसेज हमारी किसी काम की नहीं है, कि हम कोड डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो वी डोंट नीड दिस वन। ठीक है, पाइथन पैकेजेस जो हम यूज करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, हमने कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं। बेसिकली सेलेनियम जो है वो आपका जो है वो एक पाइथन पैकेज है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक वो लेआउट है। ऊपर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे आएंगे। ठीक है, मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। प्रोजेक्ट का आप जो भी नाम दें। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ पाइथन जून, पाइथन जून 2024, बैच के नाम से हम रख लेते हैं। अभी हमारे पास कोई गिट की रिपोजिटरी नहीं है, तो हमें हम वेलकम स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें उसने ऑटोमेटिकली सेट की हुई है। और आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, तो जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे ये पूछेगा दिस विंडो और न्यू विंडो। ठीक है, दिस विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये वाला मेरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और इसी जगह खुल जाएगा। अगर मैं न्यू विंडो करूंगा, ठीक है, तो ये एक सेपरेट विंडो में मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कन्फिगर कर देगा। ठीक है, देखो वो पिछला वाला वैसे ही खुला हुआ है, तो यहाँ पे यानी कि पहचान के दो इंस्टेंस मेरे पास खुल गए हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है, तो इसको हम कर देते हैं बंद। तो ये वाला हमारे पास नया वाला है। तो हमने, क्योंकि हमने कहा था कि एक वेलकम स्क्रिप्ट बना दो, थी ये वेलकम स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसको रन करने का तरीका सिर्फ ये है कि मैं इसको रन पे क्लिक करूंगा तो ये रन हो जाएगा, लेकिन प्रिंट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, तो उसको देखने के लिए हम इसको रन करेंगे, तो ये देखो हाय पायचाम, ये हाय पायचाम यहाँ से उठ के आ रहा। तो इस तरह से आप कोड अपना रन कर सकते हो। अब हम आते हैं बेसिक उसकी एग्जीक्यूशन पे। पहला स्क्रिप्ट एक सिंपल सा जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, और उसको मैं कहता हूँ सेशन वन। ठीक है, और सेशन वन के अंदर राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे गया और पाइथन फाइल। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट स्क्रिप्ट या फर्स्ट कोड का होता। ठीक है, तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये फाइल बन गई, फाइल ओपन हो गई। अभी हम कंपाइलर पे काम कर रहे थे, तो मैंने लिखा था वहां पे a equals to 10,
ठीक है, b इक्वल्स टू 15, c इज इक्वल्स टू 25, और कमांड क्या है, प्रिंट। ठीक है, अब देखो जैसे मैं कुछ लिखने लगा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहां पे मुझे नहीं मिल रही थी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये ये क्या चीज है। अच्छा, अब जब भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमें सबसे पहले लिखवाया जाता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी कोई चीज प्रिंट करवाई जाती है। ठीक है ना। अब ये जो प्रिंट है ना यहाँ पे, प्रिंट, इंटरव्यू में पूछता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, ये टेक्निकल टर्म है, ये प्रिंट यहाँ पे क्या चीज है, किसी को पता है ये चीज क्या है, प्रिंट यहाँ पे। मैं इसको कुछ भी देता हूँ, ये प्रिंट करता है, लेकिन ये है क्या चीज ये, टेक्निकल टर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, किसको आइडिया। फंक्शन सर आई गेस। फंक्शन है, प्रिंट इज बेसिकली अ फंक्शन, यहाँ पे प्रिंट जो है फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए हमने इसमें प्रिंट किया, बी हमने इसमें किया, और यहाँ पे हमने इसको सी कर दिया, और फिर हम इसको यहाँ पे, जैसे हमने पहले ऑनलाइन कंपाइलर में किया था, उसी चीज को यहाँ पे हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं डी करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो ये तो यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये इसी को रन कर देगा, और वो अगेन हाँ 5 आम प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये वाला कोड रन करना है तो यहाँ पे एरो है, इस पर क्लिक करना है, करंट फाइल पे जाके इसको रन करोगे, क्योंकि करंट अभी हाईलाइटेड ये फाइल है। ठीक है, एक तो तरीका है इसका रन करने का, यहाँ से ही है, सेलेक्ट किया करंट फाइल और रन किया तो ये रन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है, डी इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे देखो ब्यूटी ऑफ पायचाम के, अगर आपको ये मसला समझ में नहीं आ रहा तो कह रहा है एक्सप्लेन विद एआई। तो अगर अभी मैंने इस पे एआई असिस्टेंट ऐड नहीं किया, बट दैट्स रियली गुड एक्चुअली। ठीक है ना, मैंने इस पे कुछ वीडियोस देखी नहीं, तो मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये नहीं कि आपको कोई एरर आता है तो आप यहीं से क्लिक करें, वो आपको समझा देगा एरर क्यों आया आपको, और आपको कोड फिक्स करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और अगेन आप देखो कि वो 10, 15, 25 वो तीनों प्रिंट हुआ है, और ये यहाँ पे जो है इसने इस पे एरर दिया, और हालांकि मैं इवन जब मैंने लिखा तभी वो बता रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है, उसने डेड लाइन दे दी है। और जैसे मैंने पहले किया था यहाँ पे, मैं क्या ऐसे कर दूँ इसको, और मैं इसको अब रन करने का और भी तरीका है कि आपने राइट क्लिक करना है, और ये देखो रन फर्स्ट कोड, बेसिकली कोर्स के अंदर ही क्या कहता है, कोर्स के अंदर ही उस फाइल का नाम दे रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ से भी रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। तो अगेन वो कह रहा है कि नेम डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और देखो सिर्फ 10 जो है वो प्रिंट हुआ। ठीक है, तो हमें एक तो पता चलेगा कि कोड की एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंटरप्रेटेड फॉर्म में चलती है, यानी कि लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे इस पे इसको देख लिया। तो आज के सेशन की चीजें थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हिस्ट्री, इंस्टॉलिंग पाइचाम, पाइचाम पाइथन को इंस्टॉल करना, प्रोजेक्ट सेटअप करना, स्टार्टिंग विद पाइचाम, हमने एक बेसिक कोड भी लिख दिया, और हमने एग्जीक्यूशन भी अंडरस्टैंड कर ली। तो आज के हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। तो आज के टॉपिक्स में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, हालांकि टाइम है हमारे पास, लेकिन आप मुझसे पूछने में आगे भी पढ़ा सकता हूँ, बट ये कि हम इसको सेशन वाइज सेशन चलेंगे, और आज क्योंकि पहला सेशन है तो ज्यादा मैं आप पे लोड नहीं डाल रहा, आराम आराम से ही सीखेंगे ताकि आप लोग सीखें इस चीज को प्रॉपरली। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछें अभी। जी तला। सतीशान भाई, इस आईडी की थोड़ी मैनेजमेंट आप बता दें, थोड़ा सा फैमिलियरिटी के लिए, जो आपने इसकी
लेफ्ट साइड पे जो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, और दो तीन चीजें आपने बताई थी, प्लीज दोबारा अच्छा, एक्सप्लेन मैंने बताया था। करिए। हाँ, ये आपके प्रोजेक्ट की पूरी हायरार्की आती है। ठीक है। कोड आप फाइल किसी फोल्डर में बनाओगे, कैसे बनाओगे, यानी फोल्डर स्ट्रक्चर आता है पूरा आपका उसका प्रोजेक्ट का। ठीक है। ये वो चीज़ है। आपका ये एरिया एडिटर कहलाता है जहाँ पे आप कोड लिखते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकता हूँ, जिसको सिलेक्ट करूँगा वो फाइल आ जाएगी। ठीक है। यहाँ से मैं इसको रन और डीबग कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये प्रोजेक्ट है, फिर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो देखो आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा है ABC करके, कि स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा हुआ कोड। ठीक है। फिर यहाँ पे कोड को कमिट करना है। जब आप रेपोजिटरीज पे काम करोगे, कोड को कमिट करोगे, पुश करोगे, इसको डीबग करोगे, तो ये वाला पैनल आपके लिए काम आता है। फिर ये आपका जो है, मेनली हम इसको टर्मिनल ही यूज करेंगे। आप कंसोल भी यूज करना चाहें तो कंसोल भी यूज कर सकते हैं। ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाई थी। ठीक है। यहाँ से भी रन कर सकते हो पाइथन। अभी पाइथन के पैकेजेस पे हमने काम नहीं किया। ये पिप क्या चीज होती है, पैकेज क्या होते हैं, जब मैं इसलिए वगैरह करवाऊंगा या उससे पहले पाइथन के अंदर मैंने कोई चीज करवानी होगी तो ये मैं आपको पैकेजेस के बारे में समझाऊंगा। कि बेसिकली आप सेलेनियम है या कोई भी चीज़ है, वो पाइथन का एक पैकेज होता है। ठीक है। जिसको आप इसमें प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करते हो, इंटीग्रेट करते हो और उसको यूज करते हो। सर्विसेज हमारा भी कोई लेना देना नहीं है। टर्मिनल, ये टर्मिनल है। ठीक है। फिर यहाँ से अगर कोड को कमिट करना है, रेपोजिटरीज को मैनेज करना है, तो ये वाला का काम है। तो बहुत सिंपल सी आईडी है। कोई एरर आएगा, कोई इशू आएगा तो यहाँ पे बता देता है, हाईलाइट कर देता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बताया कि अनरिजॉल्व रेफरेंस डी, लाइन नंबर 6, यानी ये 6 लाइन नंबर है। अनरिजॉल्व रेफरेंस है, यानी कि वो कह रहा है कि आप डी को प्रिंट, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में वो ये कह रहा है कि आप डी को प्रिंट करना चाहते हो लेकिन मुझे उसका रेफरेंस ही नहीं मिला। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर, अभी मैंने फंक्शन समझाया नहीं है, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं ए प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो कहते हैं कि ए के पास क्या रेफरेंस है। कहता है ए के पास रेफरेंस है 10, यानी इसके पास 10 वैल्यू है, तो वो इसलिए 10 प्रिंट करता है। जब वो डी को ढूंढता है कहता है डी मिलेगा मुझे। ठीक है। तभी वो कहता है कि भाई अनरिजॉल्व रेफरेंस, तो यहाँ से भी आप एरर्स देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ वार्निंग्स भी आती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी इसकी आईडी है, जिसको हम जो है वो यूज करते हैं अपने ऑटोमेशन के लिए। अच्छा जीशान भाई, इसमें आप जी जी, वन जी बाय जी वन प्लीज। पूछे आप। जी चलो। जी जी, मैं कह रहा था कि जो आप कमिट की बात कर रहे थे, उसमें फिर एक गिटहब और सारी जो चीज़ें आती हैं, तो ये जी हम जी। आगे जाके पढ़ेंगे और इसका जी जी। पार्ट होगा। जी जी बिल्कुल। वो आपने वो नहीं देखी हुई कोर्स आउटलाइन, जी जी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी तो जी। हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वर्जन कंट्रोलिंग, गिट, गिटहब वर्जन कंट्रोलिंग डाउनलोडिंग, एंड जी वर्जन जी कंट्रोलिंग, पाइपलाइन की चीजें हैं इसके अंदर। ये सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप। मैं डायरेक्ट अभी जी। आपको कोड कमिट करना बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं चल नहीं क्या नहीं, रहा है। हम ऑफ कोर्स ठीक है नहीं, ना। बिल्कुल नहीं। तो वो बिल्कुल। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो वो आपको चीजें समझने में आसानी रहेगी। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, डोंट वरी आप। सेकेंड मंथ में इसके अंदर आप बहुत सी चीजें, लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे आप। बहुत सारे ये कॉमन प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरव्यूज में आपके जो, आपके क्या कहते हैं, असेसमेंट्स जो होती हैं फ्रीलांसिंग की या रिमोट जॉब्स, उसमें ये लिखवाए जाते हैं। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। मैं ये तो करवाऊंगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से भी, आप लोग भी मुझे कोई क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिएगा जो आपने कभी इंटरव्यू में फेस किए हों, या आप किसी और इंटरव्यू में फेस किया हो, या किसी दोस्त से पता चला हो, तो मुझे वो भी बताइएगा। मैं वो भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है। जी, थैंक यू।
जी अली। जब भी मैं जैसे पूछने जा रहा था, ये जो प्रोजेक्ट की जो लेफ्ट साइड पे नहीं है जो हायरार्की बनती है, जैसे अभी अपने हम्म। प्रोजेक्ट बनाया ना पाइथन जून, अभी आपने जो है मेन प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करके आगे फोल्डर और फाइल बनाई है ना, तो यही सेम स्ट्रेटेजी रहती है हाँ और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, क्योंकि हाँ इसमें देखो, हमारे ऐसा काम ही का है, कौन सा है। मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है कि जब मैं आपको पेज ऑपरेट मॉडल कराऊंगा ना, पेज ऑपरेट मॉडल का तो हाँ हाँ आइडिया होगा, हमने पढ़ा हाँ था, जी। मैंने जी मैंने जी। पढ़ाया था। ठीक है ना, उसमें हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते थे जब हाँ मैंने जी। जावा से पढ़ाया था। ठीक है ना, हाँ जी। तो याद होगा उसमें हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे ही है। फोल्डर्स का। तो वो हम्म। फोल्डर का स्ट्रक्चर मेन प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा ना। अगर मेरा मेन प्रोजेक्ट ये है, तो इसके अंदर जाके मैं वो न्यू, यहाँ पे वो डायरेक्टरी कहलाती है, तो वो न्यू डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर काम करूंगा। ठीक है। सही है। और अगर तुमने ये स्ट्रक्चर कभी यहाँ से गलत हो जाए ना स्ट्रक्चर, तो ये प्रोजेक्ट अभी मेरे डेस्कटॉप पे पाइथन जून के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, ये देखो, पाइथन जून अब उसमें 2024। कंफ्यूजन ये थी ना, वो ये मैं जावा का कंपेयर कर रहा था कि ये जब हम वहाँ पे क्रिएट ये करते थे ना, तो एक मेन वाला बनता था हायरार्की और एक टेस्ट वाली बनती थी। हम यूज टेस्ट वाली करते थे और मेन वाली को छोड़ देते थे, तो मुझे वो यहाँ पे ऐसे वो नहीं ना लगा था, हाँ, इसलिए मैंने पूछ लिया कि नहीं नहीं यहाँ वो भी पे नहीं है। एक ही बनी है। नहीं सही है। नहीं वो एक, ठीक है। हाँ वो वाले स्ट्रक्चर तब बनता था जब हम यूज करते थे मेवन। हाँ जी। मेमन मेवन के बेबी जी साथ जी। जब हमने पे अपडेट मॉडल और बीडी को यूज किया था ना, कुकम्बर के हम्म। साथ पूरा फ्रेमवर्क बनाया था स्टेप बाय स्टेप। उस टाइम पे हाँ। हमें सिर्फ टेस्ट वाले फोल्डर को यूज करना होता था, बाकी फोल्डर्स हमारे काम के नहीं थे, क्योंकि मेमन जो है वो मल्टीपल फोल्डर्स बना देता था, ऐसे ही पैकेजेस है। बनाता था। तो वो डिफरेंस था। ठीक है। ठीक है।